Hello students, how are you? I hope you have last seen my video regarding land reforms in the agriculture sector. Now it's turn for green revolution. The green revolution is very important from your exam point of view. It's a very important topic. It's a very important topic and you have to study it. Keep in mind, you have to study it. Now the question arises, what is green revolution? Green revolution क्या होता है? It refers to tremendous increase in agriculture productivity by the use of HIV seeds. हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से HIV सीड्स के माध्यम से एक बहुत इंक्रीज हो गई और ग्रीन रेवोल्यूशन के कई फ़ायदे भी थे और कई नुकसान भी थे. इस चीज़ को हम इस क्लास में स्टडी करेंगे. द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज मोस्टली स्टार्टेड इन द मिड 1960s और चूंकि हम पीरियड 1950 से लेकर 1951 से लेकर 1991 तक का स्टडी कर रहे हैं तो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. हम ये भी जानते हैं एज वी नो दैट नियरली 75% ऑफ द पब्लिक 75% ऑफ द पीपल was fully inclined on the agriculture and there was disguised unemployment. अब एक लैंड छोटी है, उस पर 10 बंदे वर्क कर रहे हैं, 10 बंदों को हिस्सा मिलना चाहिए और 10 बंदों को फ़ायदा मिलना चाहिए. अगर हमारा प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो क्या उन्हें फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो अब सरकार ने एक बार लैंड सीलिंग तो कर दी, एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स भी कर दिया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसानों का गवर्नमेंट से भी कॉन्टैक्ट करा दिया. अब मेन चीज़ थी कि अब हम ऐसा क्या करें कि प्रोडक्शन बढ़े और जो हिस्सेदार हैं ज़मीन के 75% ऑफ पब्लिक जो कि लैंड पे इंक्लाइंड है, एग्रीकल्चर लैंड पे इंक्लाइंड है, उनको प्रॉफिट हो सके, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स तो लेनी थी. अब गवर्नमेंट ने इन्हें क्या डिसाइड किया कि ग्रीन रेवोल्यूशन चलाते हैं, हैवी वेराइटी ऑफ सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स का हम यूज़ करते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए. अब प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ होगा तो आउटपुट ज़्यादा होगा, आउटपुट ज़्यादा होगा तो अगर एक लैंड पे जितने बंदे हैं उनका हिस्सा भी बढ़ेगा, उनको प्रॉफिट भी होगा, वो अर्न भी करेंगे जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा. अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन थी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर. अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या इंक्लूड होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन हम समझ तो गए हैं, इट रेफर्स टू द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी. इट इंक्लूड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्लूड्स यूज ऑफ HIV सीड्स, एक चीज़. सेकेंड, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. थर्ड वन इज क्रॉप रोटेशन, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन. फोर्थ वन इज मॉडर्न मेथड्स ऑफ द कल्टिवेशन. हमने पहले ही बताया कि जहाँ पर भी HIV सीड्स का यूज़ आया वो ग्रीन रेवोल्यूशन को रेफर करता है. अब हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रहा है और जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रहा है तो जो लोगों को आउटपुट फ़ायदा होना चाहिए वो भी बढ़ रहा है. अब नेक्स्ट पॉइंट इज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. अब HIV सीड्स, HYV सीड्स तो हम यूज़ कर ही रहे हैं. सीड्स के साथ हमें कई केमिकल्स की भी ज़रूरत होती है फसल्स को उगाने के लिए, अपने फसल को उगाने के लिए. तो हाई क्वालिटी केमिकल फर्टिलाइजर्स ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज़ किए गए. थर्ड इज साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन. अब क्रॉप रोटेशन क्या होती है? रोटेशन होता है ना कि अर्थ चक्कर काटती है, दैट इज़ रोटेशन है. इधर भी रोटेशन ऐसा ही है कि हमने 4 महीने तो गेहूँ पैदा की, अब 4 महीने के बाद हम 8 महीने खाली बैठेंगे क्या? 8 महीने खाली नहीं बैठेंगे. हमने उस जो 8 महीने की पीरियड है उसमें दूसरी फसल उगानी है ताकि हमें पूरे साल बेनिफिट होता रहे, दूसरे साल बेनिफिट होता रहे. जैसे रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, टाइम टू टाइम उनका टाइम अलग अलग है. तो क्रॉप रोटेशन, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन में ये होता है कि आज हमने चावल पैदा कर लिए, 4 महीने पैदा किए या 3 महीने पैदा किए, उसका ड्यूरेशन पूरा हुआ. तो जब हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ किए हैं, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ HYV सीड्स भी यूज़ किए हैं, तो उनमें सॉइल में प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो हो गई, सॉइल की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई. अगर हम उसे खाली छोड़ देंगे तो वो वेस्ट हो जाएगी, डे बाई डे डिक्रीज हो जाएगी. तो कुछ समय बाद ही हम दूसरी क्रॉप लगाना शुरू कर देते हैं. जो मिनरल्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स
जो जिसके केमिकल फर्टिलाइजर्स के और जो हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड्स जो उसके अंदर मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं, वो हमें नेक्स्ट क्रॉप में मिल जाती है। इस तरीके से किसान भी लगा रहता है, किसान भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा रहता है और उसका आउटपुट भी उसे दो या तीन फसलें भी मिल जाती हैं। वो कंटिन्यूस वर्क में इंडल्ज रहता है। फोर्थ वन इज़ मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन, पहले हम लोग मैनुअल करते थे, मैनुअली हर काम करते थे। मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था कि बुलक कार्ट चला रहे हैं, बैलों से जुताई हो रही है, अपने हाथों से बुआई हो रही है, सब चीज़ बताया था। अब नाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ होने लगी, हार्वेस्टिंग अच्छी होने लगी, हार्वेस्टिंग मशीन्स आ गई, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई। अब मेन इम्पोर्टेंस के, अब कम टू द पॉइंट कि इतना सब करने के बाद हमको बेनिफिट्स भी हुए। तो बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस या अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। मेन जो अचीवमेंट थी वो थी इंक्रीज इन प्रोडक्शन। हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत बढ़ गई, हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई। न्यूमेरिक टर्म्स में अगर हम इसे स्टडी करें तो ये 1960 टू 61 में जो 82 मिलियन टन्स थी, फिर से गौर से सुनिए, न्यूमेरिक टर्म्स में अगर हम डिस्कस करें 1960 टू 61 में यह जहाँ 82 मिलियन टन्स थी, वो 1990 और 1991 में 176 मिलियन टन हो गई। दैट मीन्स मोर देन डबल। जब मोर देन डबल हो गई तो नेचुरली फ़ायदा होगा। वही काम हम करते थे, हमें 1 रुपये बचता था, और वही काम कर रहे हैं, हमें 2.5 रुपये बच रहे हैं, तो जस्ट डबल हो गई। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ये बात मान के चलिए कि अगर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वो नेशनल इनकम में काउंट की जाती है। टोटल इंडिविजुअल इनकम्स को जोड़ के नेशनल इनकम बनती है। अब प्रत्येक व्यक्ति की जब आय बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, तो नेशनल इनकम इंक्रीज हो गई। जहाँ उसकी प्रोडक्टिविटी वो 100 रुपये पहले पैदा करता था, 250 रुपये पैदा कर रहा है, तो नेशनल इनकम इंक्रीज हुई कि नहीं हुई। थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस, हमने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा था सबसिस्टेंस फार्मिंग। किसान उतना ही बनाएगा जितना स्वयं ग्रहण करेगा, उतना ही बनाएगा जितना वो खुद खाएगा, अपनी फैमिली को खिलाएगा। अब जब मार्केट में बेचेगा तभी उसे प्रॉफिट होगा। सपोज करो वो 100 किलो आलू प्रोड्यूस करता है, 100 किलो आलू प्रोड्यूस करता है, और उसका घर का कंजम्पशन 40 किलो है, 40 किलो उसके घर का कंजम्पशन है। अब जो 60 किलो एक्स्ट्रा बच रहा है वो कहाँ जाएगा, वो मार्केट में बेचेगा। मार्केट में बेचेगा, कुछ अर्निंग करेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर वो 100 किलो आलू प्रोड्यूस करता है और 40 किलो उसके घर का कंजम्पशन है, तो 60 किलो वो क्या करेगा, दान में तो नहीं दे देगा, कोई नहीं देता दान में, तो वो मार्केट में बेचेगा। जब मार्केट में बेचेगा ही विल गेट समथिंग, ही विल अर्न समथिंग। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में जहाँ वो 100 किलो पैदा कर रहा था, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ करने से, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ करने से उसका प्रोडक्शन डबल हो गया। अब 100 से वो 200 किलो करने लगा। अब 100 से 200 किलो तो हो गया, पर उसकी ऐसा तो नहीं है कि 100 से 200 किलो हो गया तो वो 40 से 80 किलो खाने लग जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। खाएगा वो 40 किलो ही। अब उसका प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, 160 किलो बढ़ गया। अब 160 को वो मार्केट में बेचेगा। जब 160 किलो को वो जब मार्केट में बेचेगा तो नेचुरली ही विल अर्न, उसकी इनकम डबल हुई, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, उसकी सोच बढ़ी, नेशनल इनकम बढ़ गई। इससे कंट्री को भी फ़ायदा हुआ, इंडिविजुअल व्यक्ति को भी फ़ायदा हुआ। थर्ड पॉइंट इज बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। थर्ड पॉइंट, अब मार्केट सरप्लस की पहले उससे हम बात करते हैं, मार्केट सरप्लस की अभी बात करें। सब्सिस्टेंस फार्मिंग की होगी मार्केट सरप्लस। मार्केट सरप्लस रेफर्स टू एक्स्ट्रा, जो सब्सटेंस उसकी कंजम्पशन के बाद जो एक्स्ट्रा आउटपुट बचता है और जो मार्केट में बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। मतलब समझिए आप
कि जो हमारे सेल्फ प्रोडक्शन में से कंजम्पशन को हटा दी, जो एक्स्ट्रा पार्ट हम मार्केट में बेचते हैं, पहले हम 60 किलो बेच रहे थे, आज हम 160 किलो बेच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। पहले 60 किलो चीज मार्केट में बिकने आती थी। ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान किसान हो, ऐसा तो नहीं है हर व्यक्ति किसान हो, तो चीज़ कम थी, एक अनार 100 बीमार थी, तो रेट बहुत ज़्यादा थे, लो इनकम ग्रुप वाले ले नहीं पाते थे, ईजिली नहीं ले पाते थे, जिनके पास पैसा होता था वो ले लेते थे। अब चीज़ ज़्यादा हो गई है, खाने वाले भी उतने ही हैं, खाने वाले ज़्यादा है, तो डिमांड, जब सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो कीमत कम हो गई, तो इससे बेनिफिट किसके हुआ? लो इनकम ग्रुप्स को। अब लास्ट पॉइंट है बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। जब प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया, प्रोडक्ट से मैंने आपको बताया था 82 मिलियन टन्स इन 1960-61 और वो बढ़ गया 176 मिलियन इन 1991, तो प्रोडक्शन बहुत डबल से भी ज़्यादा हो गया। जब डबल से भी ज़्यादा हो गया तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ कंज्यूम हो चुकी हो, खुद हमने कंज्यूम की, मार्केट में भी बेची, पर मार्केट में लोगों ने जितनी उनकी कैपेसिटी थी उन्होंने ले ली, जितना उनका यूज़ था। अब गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा सरप्लस और बच गया। अब जैसे अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे उस डेफिसिट को बचाने, उस चीज़ को जो उन्होंने सरप्लस था उन्होंने स्टॉक कर दिया, गोदामों में स्टॉक कर दिया। अब उनको ज़रूरत होगी तो वो बेच सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, ये तो थी इंपॉर्टेंस फिर से रिवाइज करता हूँ। इंक्रीज इन प्रोडक्शन हुआ, सेकेंड वन इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम हुआ, थर्ड इज इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस हुआ, फोर्थ बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स हुआ, फिफ्थ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स हुआ। अचीवमेंट्स भी होती है। हम अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स वाले हैं, हम एक चीज़ देखते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। एक हेड और एक टेल। अगर हम एंट्री भी अकाउंट्स में करते हैं तो दो जगह डबल एंट्री सिस्टम चलाते हैं। अगर किसी चीज़ जगह पर हमें फ़ायदा भी होता है तो कहीं हमें नुकसान भी होता है। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की हमने इंपॉर्टेंस भी देख ली, बेनिफिट्स भी देख लिए, अचीवमेंट्स भी देख लिए। अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के फेलियर्स भी देखेंगे। अगर हमें फ़ायदा भी हुआ है तो ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें कहीं जगह घाटा भी हुआ है। फर्स्ट जो फेलियर था वो था लिमिटेड क्रॉप्स। सिर्फ व्हीट और राइस को छोड़ के बाकी क्रॉप्स में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ पर डबल ट्रिपल नहीं हुआ। गौर से सुनिए आप, व्हीट और राइस को छोड़ के बाकी सारे क्रॉप्स में इंक्रीमेंट तो हुआ, उनके प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट तो हुआ पर डबल ट्रिपल नहीं हुआ। तो सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स पे ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा, बाकी क्रॉप्स में ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आया। सेकेंड पॉइंट इज अनइवन बेनिफिट्स। यहां पर पॉलिसी ऑफ इक्विटी फेल हो गई। जिसके पास पैसा होगा वही अच्छी क्वालिटी के सीड्स खरीद सकेगा, जिसके पास पैसा होगा वही केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीद सकेगा। ये बात आप मानते हैं? तो यहाँ पर जो इक्वालिटी होनी चाहिए कि सब किसान ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट उठा लें, सब नहीं उठा पाए, क्योंकि लो इनकम ग्रुप्स है और हाई इनकम ग्रुप्स भी है। जिनके पास पैसा था उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट उठा लिया, जिनके पास पैसा कम था वो ग्रीन रेवोल्यूशन का पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाए। थर्ड पॉइंट, सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेड हो गई। एक ही चीज़ में आप केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा डालते रहोगे, एक ही सॉइल में आप लगातार केमिकल फर्टिलाइजर्स का कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हो, तो सॉइल की प्रोडक्टिव कैपेसिटी, एक आर्टिफिशियल मीन से तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई पर उसकी जो ओरिजिनलिटी थी वो डाउन हो गई। मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि ग्रीन रेवोल्यूशन में मेनली दो क्रॉप्स को ज़्यादा फायदा हुआ, एक व्हीट और राइस में। व्हीट और राइस में एक चीज़ है कि जब हम उसका यूज़ करते हैं, जब उसका हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है, व्हीट में भी और राइस में भी।
जहाँ पहले एक प्रोडक्शन हो रहा था तो एक लिमिटेड वाटर वो कंज्यूम कर रहे थे। सेकंड, जब प्रोडक्शन डबल 2.5 गुना हो गया, 1.5 गुना 2.5 गुना हो गया, मोर देन डबल हो गया, तो वो वाटर ज़्यादा क्रॉप्स पैदावारी हुई, ज़्यादा बोआई हुई, तो पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। इससे लैंड का जो वाटर लेवल थी वो डाउन हो गई। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र से सॉइल बंजर होने लगी। उत्पादन तो किया, उसमें केमिकल इतना ज़्यादा यूज़ हो गया था कि होने लगा। थर्ड पॉइंट, एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स भी उसमें हुआ। जहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ होते हैं वहाँ पर पेस्ट बहुत आते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत पैदा हो जाते हैं। और कीड़े मकोड़े पैदा होने से हम उसको दूर क्या करेंगे, सैनिटेशन करेंगे। जैसे कोरोना घूम रहा है वैसे हम सैनिटेशन करते हैं सेंटर, तो वैसी सैनिटाइजेशन के लिए हमें एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड करना पड़ा। इससे हमारी सॉइल को बहुत नुकसान हुआ। फिर नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। मैंने अभी बताया ना, एक्सेस जहाँ पर ये केमिकल फर्टिलाइजर्स और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड यूज हुए वहाँ पर पेस्ट बहुत अट्रैक्ट करते थे। ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स में थे इसमें पेस्ट बहुत अटैक करते थे, तो हमें एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स करना पड़ा। ये भी एक कारण था कि हमारा सॉइल डिग्रेड होने लगा। तो इस टॉपिक में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स भी पढ़े, इंपॉर्टेंस भी पढ़ी, अचीवमेंट्स भी पढ़ी और उसके फेलियर्स भी पढ़े। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। इससे हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में एक ट्रेमेंडस ग्रोथ आई। जो 75% डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट थी वो डिक्रीज हुई, उनको बेनिफिट हुआ। इट इंक्लूड्स यूज ऑफ, अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या मैंने आपको बताया था, यूज ऑफ HYV सीड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन। HYV सीड्स हमने यूज़ किए, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, क्रॉप रोटेशन से भी हमने बेनिफिट उठाया। पूरे साल व्यक्ति इंडल्ज रहा अपने काम में। और मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन हमने यूज़ की। ये एक टेक्निकल रिफॉर्म भी कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन को एक टेक्निकल रिफॉर्म भी कहते हैं। इंपॉर्टेंस आपको बताई कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन हुआ। सेकंड, नेशनल इनकम भी बढ़ी, मार्केटेबल सरप्लस भी बढ़ा, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स भी हुआ और गवर्नमेंट बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स भी कर पाई। फेलियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, लिमिटेड क्रॉप्स पे ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल थी, दैट इज व्हीट और राइस। अनइवन बेनिफिट्स, जिसके पास पैसा था उसने सीड्स खरीदे, उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। थर्ड वन इज सॉइल डिग्रेडेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स से हमारी सॉइल डिग्रेड हुई। व्हीट और राइस में पानी ज़्यादा यूज़ होता था, इससे हमारा वाटर लेवल डाउन हुआ। और जहाँ पर भी हम ये HYV सीड्स यूज़ करते थे और केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे, पेस्ट बहुत वहाँ ज़्यादा आ जाते थे, कीड़े मकोड़े वहाँ बहुत ज़्यादा आ जाते थे। तो इसके लिए हमें पेस्टिसाइड्स भी बहुत यूज़ करनी पड़ी। इसका एडवर्स इफेक्ट हमारे सॉइल पे पड़ा ही पड़ा। तो इस टॉपिक में मानता हूँ कि बच्चों आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया करके इसे याद कर लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल मिलेंगे।